हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइड सेंचुरी के बारे में। इसमें बहुत सारी बातों को हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि जॉय बॉय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, पॉनीग्लिफ कैसे बनी होगी इसके बारे में जानेंगे, रॉजर ने या फिर उसके क्रू ने दुनिया को क्यों नहीं बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसी है, जॉय बॉय ने आखिरकार माफी क्यों मांगी थी, क्या वादा किया था, वानो ने अपने आप को क्यों बंद कर लिया था, इन सब के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल हर किसी के मन में उठता होगा वो ये है कि आखिरकार ये वॉइड सेंचुरी क्या है, किसे बोलते हैं वॉइड सेंचुरी। तो इसके लिए आपको एनीमे में उतरना पड़ेगा। वन पीस में वन पीस के लोगों के हिसाब से उनकी दुनिया शुरू हुई थी 800 साल पहले से, लेकिन ऐसा नहीं है। वन पीस की दुनिया शुरू हुई थी 900 साल पहले, लेकिन जो ये गैप है 800 से लेकर 900 के बीच का, जिसे आप 100 ईयर भी बोल सकते हो, इसी को बोलते हैं वॉइड सेंचुरी। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उन 100 सालों के सारे सबूत मिटा दिए गए और बस पॉनीग्लिफी ऐसी चीज बची है जो वॉइड सेंचुरी के बारे में बता सकती है। दोस्तों, बहुत कम ही लोगों को वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी सख्त है कि उन्होंने साफ मना कर रखा है कि आप किसी से वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बात नहीं कर सकते हो। अब जैसे जो हायर लोग हैं, आप उनको नहीं मार सकते हो, आप उन्हें बस बोल सकते हो। इसके बाद वन पीस में पॉनीग्लिफ को पढ़ना एकदम सख्त मना है। सख्त मतलब कि अगर कोई पॉनीग्लिफ पढ़ता हुआ मिल जाए तो उसको गोली मार देने के ऑर्डर है, कोई भी नहीं पढ़ सकता है। और आप लोग जानते भी हो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा घबराती है कि अगर किसी ने पॉनीग्लिफ को पढ़ लिया तो हमारा पूरा साम्राज्य छिन जाएगा। इसीलिए उन्होंने पूरा ओहारा आइलैंड ही ख़त्म कर दिया, एक भी इंसान को नहीं छोड़ा, बस निको रोबिन को छोड़ के। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि निको रोबिन की नसीब बहुत अच्छी थी कि वहाँ पे आओकीजी आ गया था तो उसने उसे जाने दिया। जब हम लोगों को एनल की स्टोरी बताई जाती है तो वहां पे एंशियंट सिटी का जिक्र होता है। होता क्या है दोस्तों, एनल लोग मून पे रहते हैं, मतलब जो सांदोरियंस थे ये लोग मून पे रहते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मून में रिसोर्स खत्म हो गए। तो होता क्या है कि 3 प्रजातियां, मतलब 3 क्लैन मान लो, या 3 अलग अलग तरह के लोग निकलते हैं ब्लू स्टार की तरफ, जिसको आप लोग अर्थ के नाम से जानते हो। ये लोग वहां के लिए निकलते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को एक ही प्रजाति के बारे में बताया गया है, वो है सांदोरियन। ये करते क्या है कि ये लोग अर्थ पे आते हैं और जया नाम के आइलैंड में जाके बस जाते हैं 1000 साल पहले। ये भी वॉइड सेंचुरी के टाइम पे अवेलेबल थे, लेकिन आपको पता है कि ग्रेट किंगडम बहुत ज्यादा मशहूर है अपनी बैटल के लिए भी। तो ऐसा मानो कि उसकी बैटल के चपेटे में आ गए थे सांदोरियन, और इन लोगों को कुछ नहीं पता है वॉइड सेंचुरी के बारे में। बस वहां पे एक पॉनीग्लिफ रखी है जो वॉइड सेंचुरी के बारे में जिक्र करती है। वो लोग 800 सालों से पॉनीग्लिफ को बचाते हुए आ रहे हैं, जो भी उस स्टोन को छूने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेट किंगडम के बारे में। ग्रेट किंगडम जो अपने नॉलेज और पावर के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था और अपने टाइम में सबसे पावरफुल किंगडम था, लेकिन कुछ लोगों को यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हुआ क्या, 20 किंगडम्स ने हाथ मिलाया और अपनी एक अलायंस बनाई और ग्रेट किंगडम पर हमला कर दिया। उस हमले में ये लोग ग्रेट किंगडम को हरा देते हैं। तो आप में बहुत लोगों के मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि जो जॉय बॉय था वो ग्रेट किंगडम से बिलोंग करता था, जिसके पास 3 सुपर वेपन्स थे जो दुनिया को खत्म करने की पावर रखते हैं, तो आखिरकार वो हारा कैसे। तो अब समझना शुरू करो कि वो हारा कैसे होगा। दोस्तों, जो जॉय बॉय था उसके पास खतरनाक वेपन्स तो नो डाउट, उसके पास पोसाइडोन था, यूरेनस था और प्लूटोन भी था।
तो फिर वो हारा कैसे? जब 20 किंगडम्स ने उस पर हमला किया होगा तो बिल्कुल यहां पे जो जॉय बॉय होगा उसके पास चांस था कि वो इन वेपन्स को यूज करे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो यूरेनस, प्लूटोन और पोसाइडोन ये तीनों ही दुनिया को खत्म करने की पावर रखते हैं। तो यहां पे मुझे लगता है कि जॉय बॉय एक ऐसा बंदा था जो पीस चाहता था, जो दुनिया को तबाह करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस वेपन का यूज नहीं किया। जैसे कि आप लोग रियल वर्ल्ड में भी जानते हो, हम लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, पता नहीं कितने तरह के बॉम्ब हैं, और जब भी इन बम का यूज होता है दोस्तों एक कंट्री बिल्कुल कबाड़ हो जाती है, जबकि ये बम दुनिया को तबाह करने की पावर रखते हैं, नो डाउट, लेकिन इनका एक ही धमाका दुनिया को एकदम बंजर बना देता है। तो ऐसे सोचो कि जो प्लूटोन और पोसाइडोन थे ये कितने खतरनाक थे, और अगर जॉय बॉय इन वेपन्स का यूज करता तो वन पीस की दुनिया पूरी तबाह हो जाती। इस वजह से उसने इन वेपन्स का यूज नहीं किया और अपने आप को मरवाने दिया, या फिर बोलो पूरे किंगडम ने कहा कि हम लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम लोग दुनिया को ये जरूर बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। और दोस्तों उन्होंने पॉनीग्लिफ में सब कुछ लिख डाला। जो ये बैटल थी दोस्तों, जो ये बैटल थी ग्रेट किंगडम और अलायंस के बीच में, ये बैटल 722 डेज तक चली, जो कि काफी लंबी बैटल थी, और एंड में 20 किंगडम्स ने ग्रेट किंगडम को हरा दिया। और भी किंगडम थे जैसे कि टोन टाटा किंगडम, यहाँ के लोग भी शायद वॉइड सेंचुरी के बारे में जानते अगर डोंक्यू जॉट फैमिली ने ड्वार्व्स पे अत्याचार ना किए होते। दोस्तों यहाँ पे जो ड्वार्व्स, जो पिदिया पिदिया लोग हैं, वो भी वॉइड सेंचुरी के टाइम से हैं, लेकिन डोंक्यू जॉट फैमिली ने उन पे इतना ज्यादा अत्याचार किया कि वो लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ नहीं जानते। अब हम लोग बात करते हैं वानो की। आखिरकार वानो कंट्री कैसे वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड है? जैसे कि आप लोग जानते हो वानो में है कुजुकी, और कुजुकी पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात कर लें वानो की, तो वानो हमेशा से बंद नहीं थी, पहले उसके दरवाजे खुले हुए थे। पहले वो दुनिया से रिलेटेड थी, दुनिया से मिलती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन एक दिन एक हादसा हुआ जिसके बाद वानो ने अपने आप को बंद कर लिया। ऐसा क्या हादसा हुआ होगा? तो आइए कुछ नजर डालते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जब ग्रेट किंगडम हारने पे आया होगा तो यहाँ पे जॉय बॉय समझ गया होगा कि हमारी डिफीट तय है। उससे पहले ही उसने पॉनीग्लिफ पे लिखा या लिखवाया, अब ये कंफर्म नहीं है कि उसने लिखा या लिखवाया। और आप लोग जानते भी हो कि लिमिटेड लोग ही पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो जॉय बॉय को ये बात कंफर्म थी कि हर कोई पॉनीग्लिफ को नहीं पढ़ सकता है, तभी उसने एक एंशिएंट लैंग्वेज को चुना ताकि हर कोई इसे ना पढ़ सके। जिसमें पोटेंशियल हो, जिसमें पावर हो, वो ही इस चीज को पढ़ेगा। तभी उसने पॉनीग्लिफ में लिखा और सारे स्टोनों को पूरी दुनिया में बिखेर दिए। जैसे कि आप लोग जानते भी हो कि पॉनीग्लिफ बहुत भारी नहीं होते हैं। जिम्बे बहुत आराम से बिग मॉम के पास पॉनीग्लिफ को ले गया था। जॉय बॉय की जब आखिरी मीटिंग हुई होगी वानो कंट्री के साथ, तो जॉय बॉय ने बोला होगा कि देखो अगर हम लोग हारते हैं तो ये पक्का है कि अब यहाँ पे कोई और राज करेगा और वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। तो अगर हम लोग हारते हैं तो तुम अपनी कंट्री को बंद कर लेना। अपनी कंट्री को जब ही खोलना या तो जब मैं आऊं या फिर कोई ऐसा बंदा आए जिसमें मेरी विल नजर आए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जॉय बॉय ही वो इंसान है जिसने डी क्लैन को बनाया होगा। और जैसे कि उसने बोला कि अगर मैं आऊं तो खोलना या फिर मेरी विल वाला कोई आदमी आए तब इसे खोलना। जैसे कि आप लोग जानते हो जो लोग मांगा पढ़ते हैं, कुजुकी ओडेन ने जब पॉनीग्लिफ पढ़ी थी तो उसने बोला था कि मुझे वानो जाना है और उसके दरवाजे खोलने हैं जॉय बॉय के आने से पहले। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय अभी जिंदा हो? जैसे कैप्टन अमेरिका को
बर्फ में दबा दिया गया था, मतलब वो दब गए थे कैप्टन अमेरिका बर्फ में, लेकिन उनकी बॉडी एकदम बढ़िया कंडीशन में थी। उनकी बॉडी एकदम बढ़िया कंडीशन में थी जब वो बर्फ से बाहर निकले थे, बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो बर्फ में जमे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय को भी एकदम उन्हीं की तरीके उसे भी बर्फ में दबा दिया गया हो, दफन कर दिया गया हो, वो बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में हो लेकिन वो बेहोश पड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं उस दिन का जब उनकी आंख खुलेगी, जब उनका टाइम आएगा, जब उनका मौका आएगा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब दुनिया को मेरी ज़रूरत है, तब क्या पता जॉय बॉय मैदान में नजर आए। ऐसा संभव हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं फिशमैन आइलैंड की तरफ कि आखिरकार वहां पे जो पॉनीग्लिफ पड़ी थी जिसमें जॉय बॉय का माफीनामा था, तो जॉय बॉय ने ऐसा क्या वादा किया था उस मरमेड से जो पोसाइडॉन वेपन थी कि वो अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने वो माफीनामा पॉनीग्लिफ रखा था। क्या ऐसा हो सकता है जो ओते ही में काम कर रही थी, मतलब फिशमैन लोगों को और ह्यूमंस को आपस में मिलवा रही थी, ये बहुत पहले ही किसी ने काम करने की कोशिश करी हो लेकिन वो संभव ना हो पाए। जी हाँ दोस्तों, मैं जॉय बॉय और पोसाइडॉन वेपन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो जो पोसाइडॉन वेपन यानी कि वो जो मरमेड थी और जॉय बॉय, ये दोनों आपस में फ्रेंड थे। एक दिन हुआ क्या होगा, इन दोनों ने प्लान बनाया होगा कि क्यों ना हम लोग फिशमैन और जो आम इंसान हैं उनको मिलवाएं। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, जॉय बॉय ने वादा किया होगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि जैसे ही मैं अपनी सारी समस्याओं को हल कर दूंगा, मैं तुम लोगों को ग्रेट किंगडम में रहने की जगह दूंगा और हम सब मिलके रहेंगे। लेकिन आप लोग जानते हो कि 20 किंगडम ने मिलके ग्रेट किंगडम को हरा दिया। तो यहाँ पे जॉय बॉय समझ गया कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाऊंगा, तो उसने एक माफ़ीनामा पॉनीग्लिफ लिख दिया और उसने उस वेपन से माफ़ी मांगी कि मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, ऐसा प्रॉमिस मुझे लगता है। अब जो सबसे बड़ी चीज उठ के सामने आती है वो ये है कि आखिरकार पॉनीग्लिफ कैसे बनी होगी, कैसे एक स्टोन इतना खतरनाक है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खरोच भी नहीं मार सकता, इतना पावरफुल स्टोन आखिरकार कैसे बना होगा। तो आइए देखते हैं पॉनीग्लिफ कैसे बनी होगी। मैं 3 पॉइंट लेके आया हूं और पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कौन कौन ये बात जानता है कि जो मिस गोल्डन वीक थी, हाँ वही जो क्रोकोडाइल के साथ काम करती थी, वो जो टेक्निक यूज करती थी वो एक आर्ट टेक्निक को यूज करती थी जो उसका डेविल फ्रूट नहीं था, वो डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। तो इसका मतलब वो जो टेक्निक यूज करती थी वो टेक्निक उसका क्लैन यूज करता है। अब आप लोग कहोगे भाई इससे क्या लेना देना, दोस्तों लेना देना है। ऐसा हो सकता है कि वानो में एक ऐसा क्लैन भी हो जो फॉरबिडन टेक्निक जानता हो, ऐसी टेक्निक जिससे वो अपनी सोल को किसी ऑब्जेक्ट में कैद कर सकते हो ताकि वो ऑब्जेक्ट एकदम अनडिस्ट्रक्टेबल बन जाए, जिसको ना ही कोई तोड़ सकता है, ना ही कोई धमाके से उड़ा सकता है और ना ही उस पर कोई स्क्रैच कर सकता है। लेकिन जिस क्लैन ने ये करने में मदद करी आज उसका नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करते 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 सब मारे गए। और आप लोग जानते भी हो कि वानो कंट्री मरने से नहीं घबराती है, मतलब जो वाकई में समुराई अपने आप को मानते हैं वो लोग मरने से नहीं घबराते हैं, वो अपनी जान देकर भी आपको बचाने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जिस धातु से योरू और सुसुई को बनाया गया है, क्या उसी ही धातु से पॉनीग्लिफ को भी बनाया गया है? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो जो सुसुई और योरू हैं ये दोनों एक ब्लैक स्वॉर्ड हैं और इनको तोड़ पाना या इन पे खरोच भी दे पाना नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल से पॉनीग्लिफ को भी उसी ही धातु से बनाया गया जिस धातु से इन लोगों ने योरू और सुसुई को बनाया है। हुआ क्या होगा कि पॉनीग्लिफ को उस धातु से बनाया गया, फिर कुछ
प्रो लोग आए जो हॉकी को बहुत अच्छी तरीके से और एक अलग लेवल पे यूज कर सकते थे। उन्होंने दोस्तों अपनी रेव हॉकी बार बार उस शॉट पे, या शॉट बोल रहा हूं, या फिर मतलब कि उस पॉनीग्लिफ पे चढ़ाया और उस पॉनीग्लिफ को इमॉर्टल बना दिया। जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वानों में एक एस्टेरॉयड आके गिरा हो और इन लोगों को पता पड़ा हो कि इसे तोड़ पाना, खरोच पाना या फिर कुछ भी कर पाना नामुमकिन है। तो इसी पे उन्होंने पॉनीग्लिफ को बना डाला और लिख डाला। आप लोग सवाल भी करो शायद कि भाई अगर ये टूट नहीं सकता, खरोच नहीं सकता, तो इस पे लिखा कैसे होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि जिस चीज से मतलब कि जो ये एस्टेरॉयड था उसी के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसी से इन्होंने पॉनीग्लिफ लिखी होगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही शायद ये एस्टेरॉयड को काटता हो और ये एस्टेरॉयड के टुकड़े अभी भी वानों में अवेलेबल हो। तो यही थी मेरे 3 पॉइंट्स पॉनीग्लिफ कैसे बनी होगी। अब जो मैं लास्ट पॉइंट कवर करने वाला हूं, सेकंड लास्ट बोल लूं या फिर, वो है रॉजर ने या फिर रॉजर की क्रू ने आखिरकार दुनिया को क्यों नहीं बताया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसी है। तो आओ और समझो। दोस्तों पॉनीग्लिफ के बारे में, या फिर ऐसा बोलो कि सारी पॉनीग्लिफ को गोल्ड डी रॉजर ने पढ़ लिया था, तो फिर गोल्ड डी रॉजर ने पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया कि इन पॉनीग्लिफ में क्या लिखा हुआ है या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसी है। दोस्तों बात ये थी कि अगर रॉजर खड़ा होके बोलता सबके सामने कि सुनो वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें जैसी दिखती है वैसी नहीं है, दोस्तों उसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो जनता है, जो वन पीस की जो ऑडियंस है, वो उसे खूनी निगाहों से देखती है। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। उसके क्रू को छोड़कर और फिशमैन आइलैंड के लोग, मिंक और 1-2 जगह और ले लो, इतने लोगों से दोस्तों कुछ काम नहीं बनता है। और अगर चलो हम मान भी लेते हैं कि लोग उससे बोलते कि चलो ठीक है हमने तुम्हारी बात मान ली, ठीक है ये बताओ प्लूटोन कहाँ है, पोसाइडोन कहाँ है, यूरेनस कहाँ है, दोस्तों वो कहता नहीं पता, लेकिन इस पत्थर में लिखा हुआ है। वो कहते तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें बेवकूफ़ समझाए, नहीं हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम कैसे मान लें कि जो तुम बोल रहे हो वो इस पत्थर में लिखा हुआ है। मतलब घूम फिर के बस एक ही चीज़ कहूँगा कि रॉजर के पास सबूत नहीं था अपनी बात मनवाने का या फिर अपने बात रखने का, क्योंकि बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है ये भी समझ जाओ। देखो वन पीस के दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो पायलट बनते हैं, मतलब 3 तरह के, एक जो पायलट बनते हैं, या फिर दूसरे जो मरीन में जाते हैं, और तीसरे जो आम जिंदगी जीते हैं। जो आम जिंदगी जीते हैं इन्हें पायलट से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इन्हें प्रोटेक्शन देती है। और दोस्तों जो इंसान आपकी जान बचाता है आप उस पर बिना सबूत के संदेह नहीं कर सकते हो, चाहे कोई कितना भी बोले। आपके मन में एक और सवाल उठा होगा कि अगर इतना पावरफुल रॉजर ये काम नहीं कर पाया तो लूफी कैसे ये काम करेगा। अगर आपको ये समझना है तो आप लूफी की जर्नी को देखते हुए आओ। एपिसोड 2 से ही ले लो, उसने एक हेडक्वार्टर में जाके जब उसने मॉर्गन को हराया था तो एक तरह से मरीन के ऑफिसर्स और उस आइलैंड को फ्री कर दिया। आप और आगे जाओ, जब ये नामी के आइलैंड में जाता है तो वहां पे आर्लोंग को हराता है, वहां के लोगों का भरोसा जीता लूफी ने। आप कहीं भी लेते जाओ, अलाबास्ता गया वहां पे उन लोगों का भरोसा जीता, वाटर 7 गया वहां पे भी उन्होंने जो है दोस्तों लोगों का भरोसा जीता। जब लोगों ने देखा कि CP0 तो कुछ और ही निकले, मतलब ये लोग तो कुछ और ही निकले, वहां पे उसने भरोसा जीता। थिलर बार्क में लोगों को बचाया, साबोडी में सेलेस्टियल ड्रैगन के मुंह पे घूंसा मार दिया। अब सोचो जो लोग सेलेस्टियल ड्रैगन से नफरत करते होंगे वो सब आ गए लूफी की तरफ। इम्पेल डाउन में गया, विलन्स को अपनी तरफ कर दिया, विलन्स जान पे खेल गए लूफी को बचाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं लेता हूं क्रोकोडाइल ने क्या नहीं किया लूफी के लिए मरीन फोर्ड में, उसे आके न्यू से बचाया, मिहोक को अपने ऊपर लेके लूफी को वहां से जाने का मौका दिया।
दोस्तों एज तक को उसने बचाया, जबकि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं थी। आपको याद होगा मिहोक ने भी बोला था कि ये बच्चा अलग है, ये बच्चा कमाल का है। ओपोनेंट्स जो उसके विरोधी हैं वो उसकी तरफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों रॉजर में ये क्वालिटी नहीं थी, और यही क्वालिटी आगे चल के लूफी को बहुत काम देने वाली है। आप ड्रेस रोजा ले लो, आप मिंक ले लो, मिंक ट्राइब को चलो खैर कोई नहीं जानता है, और आज लूफी वानो में है। वानो को भी जब वो फ्री करेगा दोस्तों, सोचो कितने सारे फॉलोवर्स उसके पीछे खड़े होंगे। दोस्तों जब वो बोलेगा ना कि मरीन ऐसी है तो लोगों को मारना पड़ेगा। अब लास्ट सवाल, कौन कौन पॉनीग्लिफ को पढ़ सकता है? तो ओहारा आइलैंड से क्लोवर पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं, निको रोबिन पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है, निको रोबिन की मॉम निको ओल्विया भी पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है, गोल्डी रॉजर पॉनीग्लिफ को पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कुजुकी ओडिन भी पढ़ सकते थे, और दोस्तों वो चीज़ों की आवाज़ भी सुन सकते थे। इसके बाद बात आती है पुडिंग चॉन की। पुडिंग भी पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है जैसा कि बिग मॉम ने बोला है, लेकिन उसको पहले अपनी पावर अवेकन करनी पड़ेगी, उसके बाद वो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकती है। लूफी भी चीज़ों की आवाज़ें सुन सकता है, शायद फ्यूचर में वो पॉनीग्लिफ की आवाज़ सुन ले, अभी तो ऐसा नहीं दिखाया गया है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कुजुकी मोमो की। उसकी भी वही कंडीशन है, वो भी चीज़ों की आवाज़ें सुन सकता है, बशर्ते अभी उसे पॉनीग्लिफ की आवाज़ सुनते हुए नहीं देखा गया है। एंड में मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ वो है ब्लैक बियर्ड। ओडिन सर ने बताया है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो क्या पता शायद ऐसा हो सकता है कि बीबी भी पॉनीग्लिफ को पढ़ सकता हो। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो पॉनीग्लिफ को पढ़ सकते हैं, या फिर शायद फ्यूचर में इन्हें पढ़ते हुए दिखाया जाए। एंड में यही कहना चाहूँगा कि निको रोबिन की बाउंटी अगर सांजी और जोरो से ज़्यादा हो जाए तो चौंकना मत, क्योंकि अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को अभी सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से खतरा है तो वो है निको रोबिन। और यही थी मेरी वीडियो वॉइड सेंचुरी को लेकर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।